ठीक है जी, रिकॉर्डिंग शुरू होगी है। तो ये स्ट्रोक्स के बाद अब ये एक है टर्म, नियोनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। नियोनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इसके सवाल कम देखे हैं यू वर्ल्ड में, लेकिन मिलेंगे जरूर आपको। तो ये आप स्कैन में देख सकते हैं, इसके जो वेंट्रिकल्स हैं वो दोनों के अंदर ब्लीड हुआ हुआ है। इंट्रावेंट्रिकल्स ब्लड इन द इंट्रावेंट्रिकुलर स्पेसेस एज शोन ऑन द अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड ऑफ द हेड है, ठीक है, इट इज नॉट सीटी स्कैन। तो ये ज्यादातर होता है प्री मेच्योर बच्चों के अंदर जिनका लो बर्थ वेट होता है। एक्चुअली वेंट्रिकल्स के बिल्कुल नीचे ना, मैं थोड़ी सी आपको इसकी एनाटॉमी में अगर जाऊं, तो फॉर एग्जांपल ये अगर वेंट्रिकल्स हैं, लैटरल वेंट्रिकल्स फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है, तो इनके बिल्कुल नीचे एक लेयर होती है वेस्कुलराइज टिश्यू की, उसको हम कहते हैं जर्मिनल मैट्रिक्स। ये बड़ा वेस्कुलराइज लेयर होती है इन द सब वेंट्रिकुलर जोन, मिडल वेंट्रिकल के नीचे। और चूंकि अभी ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, ये प्री मेच्योर इन्फेंट है, और बच्चों में वैसी ब्रेन डेवलपमेंट अभी हो रही होती है, तो यहाँ पे अभी प्रॉपर टिश्यू की सपोर्ट नहीं होती, ग्लायल फाइबर सपोर्ट, और ना ही ऑटो रेगुलेशन होती है ब्लड प्रेशर की। इसलिए ये देर इज गुड चांस फॉर दीज टू रप्चर। ये रप्चर जब यहाँ से वेसल्स करती है तो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ठीक है। तो ये उसमें क्या क्या आपको हाइपोटेंशन, सीजर्स ये ज्यादा मिलेंगे, और बल्जिंग फोंटेनेली। रिमेंबर फोंटेनेली फॉर एग्जांपल, ये अगर क्रेनियम है बच्चे का, ये अगर बच्चा है इस तरह से, तो उसकी जो आगे मोन्स होती हैं, उसके बीच में स्पेसेस होती हैं, वो एंटीरियर फोंटेनेली एक होती है, एक पोस्टीरियर फोंटेनेली होती है। तो ये बेसिकली फोंटेनेली, तो ये दिस इज अबाउट इनियोवेंट्रल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ये अब नेक्स्ट मेन टॉपिक है, इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस। ठीक है। और इसके सवाल भी हम देखेंगे किस तरह से आते हैं, और मैं आपको बताता हूँ आपने फर्क किस तरह से करना है, सीखना है इनके बीच में। तो सबसे पहले है एपीड्यूरल हेमाटोमा। आपको इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा अपनी मेनिंजेस के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो ड्यूरा मैटर है सबसे सुपरफिशियल मेनिंजेस में से है, और इसके बीच में और बोन के बीच में, पेरिओस्टियम के बीच में, देर इज अ पोटेंशियल स्पेस। देर इज नो स्पेस इन नॉर्मल पीपल, बट पोटेंशियली यहाँ स्पेस क्रिएट हो सकती है व्हेन देर इज हेमरिज। और मैंने तब आपको बताया था कौन सी आर्टरी रप्चर होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेमरेज हो जाए तो इट विल और मुझे आप में से कोई बता सकते हैं कौन सी आर्टरी थी, मैंने आपको बताया भी था, फोरामेन स्पाइनोजम से एंटर हो रही थी और सारे ड्यूरा को सप्लाई करती थी। यस, मिडल मेनिंजल आर्टरी थी वो। ठीक है, तो ये मिडल मेनिंजल आर्टरी इसके अंदर रप्चर होती है। अब प्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी? प्रेजेंटेशन में एक चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है ल्यूसिड इंटरवल। आप में से किसी को पता है ये ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है? लूसिड इंटरवल, फर्स्ट अनकॉन्शियस, यस, अनकॉन्शियसनेस से रिलेशन है इसका। बेसिकली ये, पहली बात तो समझ लें कि ये पेशेंट जो भी होगा, ये हेड ट्रॉमा, इसको कोई भी किस तरह का, यस बोथ ऑफ यू आर करेक्ट, इज एक्चुअली द इंटरवल बिटवीन द टू अनकॉन्शियस एपिसोड्स। तो ये पेशेंट को पहले लगेगी सर पे चोट, ये अनकॉन्शियस होगा, ठीक हो जाएगा, और बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, बस कैसा ऐसा कि माइल्ड हेडेक शायद बताए, तो वो कहेगा बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। और वापस फॉर एग्जाम्पल अगर वो फुटबॉल खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, वो वापस कंटिन्यू कर लेगा उस एक्टिविटी में, और कुछ देर के बाद वो दोबारा बेहोश हो जाएगा। तो अगर इस तरह की
ल्यूसिड इंटरवल आपको मिले, आपने एपिड्यूरल हेमरेज सोचना है हमेशा। एपिड्यूरल हेमरेज सोचना है और कुछ नहीं सोचना। अब इसमें ब्लड एक्यूमुलेट होता है ड्यूरा के बीच में और बोन के बीच में। और आपको मैं बताता चलूं, जो ड्यूरा है ना, आपको पता है सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स, क्रेनियम की बोन के हवाले से बात करूं, तो जहां पे दो बोन्स मिलती है ना क्रेनियम की, वो बीच में जो लाइन होती है उसको कहते हैं सूचर। अब ये जो ड्यूरा मैटर है ना, ये सूचर्स पे बहुत टाइटली अडेयर होती है, यहां से नहीं उतरती है। वहां पे मतलब मैं आपको अगर आपको मैं दिखाऊं, हम इसी के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि जी ये आपकी ये बोन सरफेस है, ठीक है, ये बोन है इस तरह से। और हमने ये भी कह दिया कि ये जी सूचर्स, ये सूचर्स, क्योंकि यहाँ से आगे अगली बोन जो होगी, जो भी बोन होगी वो यहाँ से आगे अगली बोन शुरू हो जाएगी, इस तरह यहाँ से भी। ठीक है। अब पेरिओस्टियम की हम बात करते हैं। हमने कहा कि ये जो ब्लीडिंग हुई है, इट इज वेयर इट इज बिटवीन द ड्यूरा एंड द पेरिओस्टियम। अब ड्यूरा को आप देखिए, ड्यूरा, नॉर्मल ड्यूरा ऐसे अटैच्ड होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेमरेज हुआ है, तो हम पहले हेमरेज ड्रॉ करते हैं। हमने कहा कि यहाँ हेमरेज हो गया, तो यहाँ अब हेमरेज, ये यहाँ पे हेमरेज कलेक्ट होना शुरू हो गया। और ड्यूरा, अब ड्यूरा को ऑब्जर्व करें, ड्यूरा यहाँ से उठ गई है, एपिड्यूरल स्पेस बन गई है, लेकिन मेनिंजेस से नहीं उठी। मेनिंजेस के सूचर वाले पॉइंट से नहीं उठी, क्योंकि सूचर पॉइंट पे बहुत टाइटली एडहेर होती है ये। इसीलिए जो अब देखें, जो शेप बन गई है इस हेमाटोमा की, ये शेप है बाय कन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ भी यही बात लिखी हुई है कि यहाँ यस दिस, कि ये बाय सीटी शोज बाय कन्वेक्स लेंटिफॉर्म हाइपर डेंस ब्लड कलेक्शन नॉट क्रॉसिंग द सूचर लाइंस। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सूचर लाइन को क्यों नहीं क्रॉस कर रही, तो ये उसकी वजह है, ठीक है, ये उसकी वजह है। तो ऑफन सेकेंडरी टू स्कल फ्रैक्चर, जैसे कि ये इसके अंदर हम देखेंगे, अभी देखते हैं कहाँ पे, इन्वॉल्विंग द टीरियन। टीरियन ये कन पट्टी जो होती है जहाँ से गुजर रही होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइट प्रेजेंट विद ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फॉलोड बाय रिकवरी। इसको कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। एंड देन ये ल्यूसिड इंटरवल बेसिकली होता है कि पहले उसको एक हुआ ना, ट्रॉमा हुआ, उसे अनकॉन्शियस हुआ लेकिन ठीक हो गया। अब ब्लीडिंग तो उसकी हो रही है अंदर, हेमाटोमा जैसे से एक्सपैंड करता है, और फिर वो दोबारा इतना एक्सपैंड कर जाता है कि वो ब्रेन को अफेक्ट करना शुरू कर देता है और दोबारा अनकॉन्शियसनेस कॉज कर देता है। तो ये उसकी वजह है, हेमाटोमा की एक्सपेंशन, ठीक है, हेमाटोमा की एक्सपेंशन। तो और ये एक्सपेंशन फिर इट कॉजेज ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन एंड क्रेन ऑफ थर्ड पाल्सी। अब ये जो ब्रेन हर्निएशन का एक पूरा टॉपिक है, इट इज डिस्कस अहेड, अभी मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि हर्नी ये ऊपर से एक मैस इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट कंप्रेसेस द ब्रेन, ब्रेन को नीचे को पुश करता है ये। और वो हम देखेंगे फिर किस तरह से पुश करता है, टेंटोरियम पे ब्रेन क्या लगता है, तो वो फिलहाल के लिए आप उसको रहने दें, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इन स्कैन्स को गौर कर लें। तो ये देखें इसके यहाँ पे, ये इसका फ्रैक्चर हुआ हुआ है, और ये इसका इवन सबक्यूटेनियसली भी ब्लीडिंग नजर आएगी, हेमाटोमा सबक्यूटेनियस भी बना होगा, स्किन के नीचे भी आपको नजर आएगा। और आप देख सकते हैं कि सूचर लाइंस नहीं क्रॉस कर रहा, ये लिमिटेड है, ठीक है, ये देखिए। और इसकी शेप खास एक बाइकनकेव, ठीक है,
बाय, एक मैं देखूं मेरा कनिकेव कन्वेक्स बाय कन्वेक्स, सॉरी बाय कन्वेक्स बनी शेप। दिस इज ऑल न्यू टू नो अबाउट एपिड्यूरल हेमरेजेस। अब चलते हैं नेक्स्ट, सब ड्यूरल। सब ड्यूरल हेमरेज होगा बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर। और ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्रिजिंग वेन्स। अब ब्रिजिंग वेन्स पे हमने पहले जिक्र किया था जब हम मेनिंजेस पढ़े थे। मैं आप सामने दोबारा से, फिर पहले ये आपकी बोन होगी, ठीक है, ये बोन होगी। उसके बाद यू हैव योर ड्यूरा मैटर। सॉरी, आई डोंट नो, फॉर सम रीजन गॉट डिस्कनेक्टेड। आपको मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है? प्लीज लेट मी नो। आप मुझे बता सकते हैं क्या ये डिसकंटिन्यू कहाँ से हुआ था, ताकि मैं वहीं से रिकंटिन्यू करूं? मैं क्या बोल रहा था जब डिसकंटिन्यू हो गया था? सब ड्यूरल हेमाटोमा, अच्छा सब ड्यूरल हेमाटोमा। तो सब ड्यूरल हेमाटोमा के ऊपर बात करे थे हम। तो इट्स एक्चुअली ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्रिजिंग वेन्स। ब्रिजिंग वेन्स में आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन देता हूँ, ब्रिजिंग वेन्स कैसी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द स्कैल्प, ये स्कैल्प है, बोन, और इसके नीचे यू गॉट योर ड्यूरा मैटर। और मैंने आपको बताया था ड्यूरा मैटर के बीच में क्या होते हैं, वीनस साइनसेस। वो हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, वीनस साइनसेस बने होते हैं। अब इन वीनस साइनसेस से कनेक्टेड होती हैं कुछ वेन्स ऐसे, और ये आ रही होती है नीचे इसके, आपका सब एरेक्नोइड मैटर था ऐसे, ठीक है। और ये ट्रेवल करती है नीचे ब्रेन तक, सब एरेक्नोइड स्पेस को भी क्रॉस करके नीचे। अगर मैं ब्रेन टिश्यू ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये नीचे ब्रेन आपका आ गया। तो ये यहाँ तक ये ट्रेवल कर रही होती है, ये ऐसे, ठीक है। अब ये रप्चर जब होंगी तो देयर वुड बी accumulation ऑफ फ्लूइड ओवर हियर, ठीक है। और इसमें अगेन इट इज ड्यू टू ट्रॉमा। ट्रॉमा होगा, ब्रिजिंग वेन्स रप्चर हो जाएंगी उसमें, और हाई एनर्जी ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट की वजह से। और अब जो आपको मिलेगा ना सीटी स्कैन पे, जो शेप मिलेगी उस पे खैर हम आते हैं। उससे पहले इसके कुछ ना एसोसिएशंस हैं, ये क्यों होता है, ठीक है। पहली बात तो ये इट इज एसोसिएटेड विद माइल्ड ट्रॉमा, हमने देख लिया। सेरिब्रल एट्रोफी से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, इंक्रीज एज से, और क्रॉनिक अल्कोहल ओवर यूज से। ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें, ये बेसिकली ब्रेन की एट्रोफी करवाती हैं। अब ब्रेन की एट्रोफी से क्या होगा? फॉर एग्जांपल यही आपका ब्रेन मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है। अब एक बंदा जो अल्कोहलिक है उसका ब्रेन कुछ एट्रोफाई होगा और दूर हो जाएगा इससे। अब नया ब्रेन जाहिर है वो एट्रोफाई हो गया। तो अब उसके साथ ही ये जो आपकी वेन्स हैं, ये भी ऑटोमेटिकली जाना तो ब्रेन तक गया इन्होंने। तो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं बढ़ गया है। इसकी वजह से चांस बढ़ जाता है इनके रप्चर होने का। इन सब कंडीशन में, ट्रॉमा, एट्रोफी, इंक्रीज एज, इन सब में एट्रोफी, इन सब के अंदर एल्कोहल ओवर यूज, सब में सेरिब्रल एट्रोफी होती है, जिसकी वजह से ये सब जूलर हेमरेज का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो सीन इन शेकन बेबीज। ये वेस्ट में ज्यादा कल्चर है। बच्चे जो जाहिर है वहां पे तो कोई ये होता नहीं है, बच्चे
मतलब कोई फैमिली सिस्टम आपको पता है वेस्ट का कैसा ही है। तो बच्चे जो अनइंटेंशनली अनवांटेड होते हैं उनको ये अब्यूज करते हैं। उसमें अब्यूज में एक शिकन बेबी है, उस बच्चे को पकड़ के जोर जोर से हिलाते हैं, और उसका सर जब बार बार, अब बच्चे का जो ब्रेन होता है छोटा होता है, तो उसकी ब्रिजिंग वेसल्स बड़ी हैं, तो वो रप्चर हो जाती हैं आराम से। तो उनमें भी ये आपको नजर, तो अब इसका जो, इसकी खास बात है कि चूंकि मैंने आपसे कहा था ड्यूरामेटर जुड़ी होती है सूचर्स पे, तो सूचर लाइन क्रॉस नहीं करता एपिड्यूरल हेमरेज, ये क्रॉस कर जाता है। इसलिए इसके अंदर जो शेप बनती है ना, उसको क्रिसेंटेरिक शेप कहते हैं, क्रिसेंटेरिक शेप। तो ये इसकी पहचानने, आपने इसको ऐसे पहचानना है कि, ठीक है, सब ड्यूरल को क्रिसेंट शेप हेमाटोम हेमरेज दैट क्रॉसेस सुचर लाइंस एंड acute on chronic। और ये दूसरी बात देखिए, ये अभी हम देखते हैं स्कैन के ऊपर, कैन कॉज मिड लाइन शिफ्ट। ठीक है, मिड लाइन शिफ्ट से क्या होता है, ये मिड लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं। अभी आपको मैं स्कैन के ऊपर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब इसमें से एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। ये जो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर ब्लू एरोज के अंदर, ये एक्यूट हेमरेज है। ठीक है, और ये आप इसकी शेप, खास तौर पे शेप देखने वाली है। इन एग्जाम यू वॉन्ट बी टेस्टेड अपॉन एक्यूट कौन सा है या क्रॉनिक कौन सा है, आपने बस शेप देखनी है। देखें शेप इसकी, इसकी शेप भी अप्रिशिएट करें, ये क्रीसेंट शेप है, इट इज क्रॉसिंग द सूचर लाइंस। तो दिस इज अबाउट सब ड्यूरल हेमरेजेस। आपने बात याद रखनी है इसकी एसोसिएशंस, सेरिब्रल एट्रोफी और ये। नेक्स्ट है सब एरेक्नोइड हेमरेज। सब एरेक्नोइड हेमरेज होता है जब सर्कल ऑफ विली के अंदर कोई पे कहीं पे रप्चर होता है, हेमरेज होता है कहीं कहीं पे, और वो ज्यादा होता है एन्यूरिज्म की वजह से। और वो खास तरह के एन्यूरिज्म को कहते हैं सैक्युलर एन्यूरिज्म। सैक्युलर एन्यूरिज्म लफ्ज निकला है सैक से, इसको बेरी एन्यूरिज्म भी कहते हैं, और ये देखने में कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो ये कुछ इसकी एसोसिएशन, ये कुछ और डिजीजेस के अंदर होता है सैक्युलर एन्यूरिज्म। दो डिजीजेस मुझे याद है अभी, आप में से कोई बता सकता है कोई दो डिजीजेस? एक रीनल सिस्टम में से है, और यस डॉक्टर तैमूर, ADPKD, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, डॉक्टर नक्शब आपने ही बताया। तो याद रखिएगा ADPKD के मरीज के अंदर साइक्लो एनालिज्म वेरी हाई चांस में बनते हैं। और दूसरा डॉक्टर तैमूर वेरी गुड, मार्फन सिंड्रोम, या ये आपकी जो बाकी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, एहलर डानलोस, होमोसिस्टिनूरिया, इनमें आपको दो जो आपको ज्यादा टेस्ट होंगे वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज टॉप पे, फिर मार्फन सिंड्रोम। तो इनमें चूंकि ये सैक्युलर एनेरिज्म बना और ये देर आर वेरी प्रोन टू रप्चर, और ये जब बस्ट करते हैं तो पेशेंट आपको कुछ भी नहीं कहेगा, वो आपसे कहेगा डॉक्टर साहब मेरे सर में ऐसा दर्द हो रहा है जैसा मेरा कभी जिंदगी में नहीं हुआ, वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। ये लफ्ज आपको MCQ में लिखे नजर आएंगे कि वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, या यस डॉक्टर नक्शब थंडर क्लैप हेडेक भी इसको कहते हैं। तो ये मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है पेशेंट की, he has got, या तो वो अनकॉन्शियस आएगा, अगर कॉन्शियस है तो फिर आपको बताएगा इज गॉट वर्स्ट हेडेक ऑफ हिज लाइफ। अब सिटी स्कैन के ऊपर ये कैसे पहचानना है, तो सिटी स्कैन के ऊपर खैर हम इसकी देख लेते हैं, कुछ और डिटेल्स को मिस ना हो जाए। तो ब्लीडिंग ड्यू टू ट्रॉमा और रप्चर ऑफ एन एन्यूरिज्म सच एज साइकुलर एन्यूरिज्म और आर्टेरियोवेनस malformation एज वेल। अब आर्टेरियोवेनस malformation किस डिजीज के अंदर होती है, एक बड़ी फेमस डिजीज है। फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि आर्टेरियोवेनस malformation दिखती कैसे है। तो आपके जहन में कोई डिजीज जिसमें आर्टेरियोवेनस malformations हो? एनीवन?
एक मशहूर डिजीज है, ओस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम। उसके अंदर आर्टरीवेनस मैल्फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी होती है। ठीक है, तो रिमेंबर, मैल्फॉर्मेशन ओस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम में आपको मिल सकती हैं। इसका दूसरा नाम क्या था ओस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम का? आप में से किसी को याद है? ओस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम। यस, हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिस। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैल्फॉर्मेशन दिखती कैसे। ये आपको बबल्स की तरह नजर आएगी सीटी स्कैन के ऊपर। और मैं एक डॉपलर भी दिखा देता हूँ, डॉपलर की तस्वीर पे कैसे नजर आता है ये। आर्टरोवीनस एमआरए पे कैसे नजर आता है, तो ये सब आपको ना एग्जाम में भी आ सकते हैं। और आपको पता हो कि आर्टरोवीनस मैल्फॉर्मेशन जिसके अंदर है उसके अंदर किस टाइप का हेमरेज होगा, तो उसमें सब एरेक्नोइड हेमरेज होगा। और इसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी है। पहले इसका सीटी स्कैन देख लेते हैं। तो सीटी स्कैन में जो स्पेसेस होती है ना, जो गायराए होते हैं, सल्काए गायराए, वो फिल हो जाते हैं इस ब्लड से। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है, जहाँ जहाँ सल्कस होगा वहां वाइट हो गया एरिया। ठीक है, इससे पता चलता है कि इसको सब एरेक्नोइड हेमरेज, या फिर इवन वेंट्रिकल के अंदर तक ब्लीड हो सकता है। वेंट्रिकल के अंदर इन जा सकता है। अब इसका जो है, जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के अंदर आपको अगर कलर चेंज नजर आ जाए उसका, क्योंकि ब्रीड हुई है ना, ब्रीड वेंट्रिकल्स के अंदर तक होती है। सब एरेक्नोइड स्पेस में ब्रीड हो रही है, सब एरेक्नोइड स्पेस में है ही सीएसएफ। तो सीएसएफ के अंदर रेड ब्लड सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है कि दिस इज। तो ये बाकी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अगेन एपिड्यूरल हेमरेज है, ये सब ड्यूरल हेमरेज है, ये है सब एरेक्नोइड हेमरेज। देखें वाइट हुई हुई हैं जो गहराएं हैं, सल्काए सॉरी। ये इस पे हम बात करते हैं, ये पेरेन्काइमल हेमरेज है, जो आपने देखा था अपने सवाल में, चारकोट बुशड एन्यूरिज्म। डीप आर्टरीज जब रप्चर होती हैं, डीप स्ट्रक्चर ऑफ वेन की, तो ये पेरेन्काइमल हेमरेज होता है। इस पे भी बात नहीं की हमने। ये आर्टरीवेनस मैलफॉर्मेशन है। ये देखिए, ये आर्टरीवेनस मैलफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है। दिस प्रोन टू रप्चर इज वेल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये बड़ी क्लियर, और यहाँ पे ये सीटी स्कैन पे ऐसी नजर आएगी। तो ये रप्चर होगी जब, तो सब एरेक्नोइड हेमरेज होगा। ठीक है, अब सब एरेक्नोइड हेमरेज जब हो जाए, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग। आपने उसको फौरन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देनी है, निमोडिपीन। आप में से मुझे कोई बता सकते हैं ये नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन है या फिर डाइहाइड्रोपेरिडीन है? ये इट इज अमंग द डाइहाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम ब्लॉकर्स। ठीक है, याद रखिएगा, नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम ब्लॉकर्स में वर्पेमिल, डिल्टाइजम आती हैं। दिस इज अमंग द नॉन, द डिपीन्स आर द डाइहाइड्रोपेरिडीन्स। तो ये बेसिकली होता है कि हेमरेज हो गया ना, आर्टरी रप्चर हो गई है, तो कुछ कुछ ऐसे के बाद ना ये वेजोस्पैज्म हो जाता है इस आर्टरी का, बड़ा सवेयर, इस कदर के इट कैन कॉज इस्कीमिया ऑफ द ब्रेन।
तो इस वेसोस्पेज्म को रोकने के लिए भी हम देते हैं कि ये आर्टरीज की वॉल को रिलैक्स करने के लिए वी यूज निमोडिपिन। ये बहुत फेमस सवाल है, बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है कि आपने कौन सी ड्रग देनी है हेमरेज में, तो आपने निमोडिपिन देनी है। ठीक है, निमोडिपिन टू प्रिवेंट, टू रिड्यूस वेसोस्पेज्म। ठीक है, तो इसके अंदर अच्छा सब एक मिनट, ये एक और एसोसिएशन है इसके अंदर, देयर इज अ गुड चांस ऑफ डेवलपिंग कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस। दरअसल जब ब्लड सीएसएफ के अंदर लीक होता है ना, आरबीसीज और ब्लड का कंटेंट अब सीएसएफ में आ गया, और वो कौन से स्ट्रक्चर्स थे जिनके थ्रू ब्लड सीएसएफ सब एरेक्नोइड स्पेस से वापस ड्यूरल साइनसिस में जाता था, वो क्या नाम था उनका? आप मुझे कुछ बता सकते हैं? नहीं, फॉरमर में जंडी से तो डॉक्टर नक्शब जाता था ना थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल से, वो सीएसएफ में एंटर होता था। मैं पूछ रहा हूँ सीएसएफ में आके वो सब एरेक्नोइड स्पेस से फिर वापस ड्यूरल वीनस साइनेसिस में जब जाता था, तो नहीं, इट्स नॉट फॉरम ऑफ मनरो। सोचे, मैंने आपको बताया अभी था, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ, आपको याद आ जाएगा। ड्यूरल वीनस साइनेसिस के अंदर सीएसएफ वापस फ्लो करता था थ्रू दी स्पेशल स्ट्रक्चर्स। मैं वो तस्वीर भेजता हूँ। मैंने आपको ये एनाटमी में बताई थी चीज, जब वेंट्रिकुलर फ्लो हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये देखें, नजर आया कुछ अब? इस स्ट्रक्चर का नाम याद आया आपको? यस, इनको हम कहते हैं एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस। ठीक है, रिमेम्बर मैंने दोहराया भी था काफी दफा, दीज आर एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस, जहाँ से सीएसएफ का फ्लो वापस वीनस साइनसिस में जाता है। अब जब सीएसएफ में ब्लड आ जाएगा, ब्लड सेल्स आ जाएंगे, दे विल ब्लॉक दिस दीज एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस, और ये इलेक्ट्रॉनिक ग्लाइकोलाइजेशन ब्लॉक जब हो जाएंगी, तो दैट विल कॉज कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वेंट्रिकल सिस्टम में जो आपकी हैं सर्टेन पाथवेज, जैसे फॉरमैन ऑफ मोनरो है, जैसे सेरिब्रल एक्विडक्ट है, क्योंकि ब्लड आ गया तो उसने क्लॉट करना है, तो वो वहीं कहीं पे क्लॉट करके फंस सकता है, उससे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हो जाएगा या ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। हाइड्रोसेफलस का टॉपिक है आगे, वहां पे देखेंगे क्या होता है, तो रिमेंबर अबाउट दिस, ये याद रखना है आप। तो ये एसोसिएशन है इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग विद सब एरेक्नोइड हेमरेज। लास्ट पे वी हैव इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज। इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज होता है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन के अंदर, उसमें देर इज ऑल्सो सीन विद, इट इज ऑल्सो सीन विद अमाइलॉइड एंजियोपैथी। ठीक है, अमाइलॉइड एंजियोपैथी रिमेंबर ये होती है अल्जाइमर्स के पेशेंट में, और इन इसलिए उनके अंदर देर आर रिकरेंट लोबार हेमरेजिक स्ट्रोक्स इन ओल्डर एडल्ट्स। अदर रीजंस आर अगेन आर्टरीवेनस malformation की वजह से इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज हो सकता है, वैस्कुलाइटिस, न्यूस्पैज्म। बट आपको जो एग्जाम में ज़्यादा टेस्ट होगी वो ये दो ही होंगी, माइलॉइड एंजियोपैथी एंड आर्टरीवेनस malformations। तो दिस कैन बी secondary to reperfusion injury in ischemic stroke as well। और ये वो आ गई चीज जिसका मैंने आपको एमसीक्यू दिया था
हाइपरटेंसिव हेमरेजेस, चारकोट बुशर्ड एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का आगे टॉपिक आना है तो हम वहां पे देखेंगे ये चारकोट बुशर्ड एन्यूरिज्म क्या है। ठीक है, और ये ज्यादा किस रीजन में होते हैं? ये लेंट्रिकोस्ट्राइट वेसल्स के अंदर होते हैं, जो सप्लाई करती हैं प्यूटम एंड ग्लोबस पैलेडिस बेसल गैंग्लिया को। इंटरकैप्सूल थैलेमस जो आपके डीप स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है उनको सप्लाई करते हैं। तो ये अब जो पिक्चर है जी, इसमें आप देख सकते हैं ये आपके जो बेसल गैंग्लिया का हेमरेज हुआ हुआ है। और जो आपको एमसीक्यू दिया था उसमें भी हेमरेज की पोजीशन यही थी, या फिर ये सेरिबेलम के अंदर हो सकता है। तो ये दिस इज इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज। तो ये थी सारी हेमरेजेस की टाइप्स। ये पेज करते हैं और फिर ये अगला, फिर हम मैं आपसे जो एमसीक्यू शेयर करूंगा। नेक्स्ट ये कुछ फिनोमेना, ये इजी इजी चीजें हैं। सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन, ये क्या है? ये जिन लोगों को स्ट्रोक होता है ना जिस एरिया का, और वो जो एरिया जिस homunculus का एरिया होता है वहां पे उनको दे मे फील दिस पेन। इट इज न्यूरोपैथिक पेन ड्यू टू थैलेमिक लीजन्स। और यहाँ पे पैरेस्थीजिया होंगे विच कैन बी फॉलोड बाय एलोडाइनिया। एलोडिनिया पता है आपको क्या होता है? इन एलोडिनिया इवन पेनलेस स्टिमुलाई कॉजेस पेन। ठीक है, इसी तरह से डिसएस्थीजिया, अल्टर्ड सेंसेशन फील होगी। आप फॉर एग्जांपल हाथ लगाएंगे उनको उस बॉडी रीजन में, हो सकता है उनको वहां पे कोल्ड या टेम्परेचर फील हो। ठीक है, तो दिस अकर्स, रेयर फिनोमेना, 10% लोगों में होता है। ठीक है, देन फैंटम लिम्ब पेन, ये बहुत मशहूर है फैंटम लिम्ब पेन। जिन लोगों की एम्पुटेशन हो जाती है दे कैन स्टिल फील देयर लिम्ब। उनको पेन होती है, उसको उनको परसीव होता है कि उनका लिम्ब वहीं पर है और वहां पेन हो रही है उनको। तो ये बर्निंग एकिंग इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होती है इसकी। ठीक है, देन डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको रिकग्नाइज करने का तरीका बहुत आसान है। ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स में आपको ये नजर आएंगे एरियाज ऑफ नेक्रोसिस। ये जगह जगह पे आप देखेंगे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हुई है जगह जगह पे। तो दिस अकर्स इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, उन लोगों के अंदर खास तौर पे ये जो नहीं होते जो आपके रैली ड्राइविंग करते हैं रेसिंग करते हैं, बहुत शेयर स्ट्रेस से गुजरता है ब्रेन उनका, जगह जगह झटके लग लग के उनको ये। तो ट्रोमेटिक शेयरिंग ऑफ वाइट मैटर ट्रैक्स ड्यू टू रैपिड एक्सेलरेशन डीसेलरेशन ऑफ द ब्रेन। तो ये लोग जो ऐसी स्पोर्ट्स का हिस्सा हैं, मोटर कार स्पोर्ट्स, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स ज्यादा जिन लोगों को होते हैं उनमें ये चांस है। लेकिन मजे की बात है अगर किसी बच्चे के अंदर आपको नजर आ जाए, अगर ये डिफ्यूज एक्सॉन इंजरी किसी बच्चे के अंदर नजर आ जाए आपको, तो खास छोटा बच्चा इन्फेंट में भी, और 2 3 3 4 साल 5 साल का, अब 4 5 साल का बच्चा तो गाड़ी नहीं चलाता, तो उसका क्या ताल्लुक? तो आपने फौरन सोचना है चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज फौरन सोचना है। जैसे बच्चे को जोर जोर से हिलाने से उसको सब ड्यूरल हेमरेज हो रहा था, इसी तरह से अगर एक जोर बच्चे को जोर जोर से चमाट पड़ते रहे, वही जो कि अब्यूज है किसी भी तरह के, उसको इंजरी बार बार करते रहे, तो उसको ये डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप बच्चों में अगर हो तो फौरन आपने चाइल्ड अब्यूज सोचना है। ठीक है, तो एमआरआई शोज मल्टीपल लेजन्स पंक्टेड हेमरेजेस इन्वॉल्विंग वाइट मैटर ट्रैक्स। अच्छा, चाइल्ड अब्यूज में एक और चीज बताऊं, उनमें ना आपने आपको रेटिनल हेमरेजेस भी मिलेंगे, क्योंकि बार बार थप्पड़ लग लग के उनका रेटिना डिटैच हो जाता है, विट्रस विट्रस से डिटैच हो जाता है, और जो आर्टरीज विट्रस की होती हैं वहां पे पंक्टेट हेमरेजेस बन जाते हैं। तो रेटिनल पंक्टेट हेमरेजेस और ये दोनों बड़े स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं चाइल्ड अब्यूज को। ठीक है, तो ये आपने देखा इस तरह से ना, थोड़ी थोड़ी फ्रेंजिक भी उन्होंने ऐड की हुई है। फ्रेंजिक मेडिसिन भी यूएसएमएल का हिस्सा है। आपको सीवीएस में भी इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, मस्कुलोस्केलेटल में भी मिलेंगे। तो एनीवेज,
फिर हैं एफेजियाज, हायर ऑर्डर लैंग्वेज डेफिसिट्स, जिसमें आप या तो बोल नहीं पाते, और ये डोमिनेंट ट्राइबल कॉर्टेक्स का स्ट्रोक होता है। तो इसमें सबसे पहला है ब्रोकाज। सिंपल है, आप बोल ही नहीं पाते, पेशेंट नहीं। और इसमें पेशेंट जब बोल नहीं पाता था ना अपना लफज, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लफज बोलना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन लफज बोलना चाहता हूँ, वो उसका जो ब्रोकर्स एरिया खराब है, वो नहीं बोल पाएगा। तो ये बड़ी जल्दी पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अपनी इस बात से, गुस्सा आ जाएगा इसको कि वो बोल नहीं पा रहा। तो एसोसिएट विद डिफेक्टिव लैंग्वेज प्रोडक्शन। और एरिया कौन सा है? इन्फीरियर फ्रंटल गायरस ऑफ फ्रंटल लोब, हमने देखा है ये। दिस इज इन्फीरियर फ्रंटल गायरस ऑफ फ्रंटल लोब। देन वर्निक्स एरिया, इट इज इन द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, और एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसको समझ नहीं आएगी कि क्या बात मेरे से कर रहे हैं ये। और जब बोलेगा भी ये सही, इट विल बी अ वर्ड सैलेड, मेक्स नो सेंस। तो एक तो समझेगा भी नहीं बात, और जो कुछ बोलेगा उसकी भी कोई सेंस नहीं होगी, उल्टे सीधे रैंडम लफज बोलेगा। बोलेगा ठीक, मतलब कोई लफज है, जैसे कोई लफज आसमान लफज है, जमीन लफज है, बोलेगा ठीक, लेकिन कुछ सर पैर होगा नहीं उसकी बात का। तो पहले मैं देखा ब्रोकर्स में फ्रस्ट्रेशन थी, इसमें वर्ड सैलेड है। और एक नेक्स्ट है एक और, उसको कहते हैं कंडक्शन एफेजिया। कंडक्शन एफेजिया में ये अब मैं आपको दिखाया था, कनेक्शन, एक ब्रिज होता है बिटवीन ब्रोकाज एफेजिया और वर्निक एफेजिया। जो आपने सुना वही अगर दोहराना है आपने, तो आपने पहले सुना, वो प्रोसेस हुआ वर्निक्स में, वर्निक्स ने सेंड किया ब्रोकाज में, अब ये बोलो। तो जब कंडक्शन नहीं हो पाएगी तो दे वॉन्ट बी एबल टू रिपीट वर्ड्स आफ्टर यू। ये आप लिख लें, इस पर नहीं लिखा हुआ। तो कंडक्शन ए फेजर का क्या कहेगा? दीज पीपल कैन नॉट रिपीट वर्ड्स आफ्टर यू। डॉक्टर कहेगा ना कि ये लफज बोलो, या बोलो आसमान, बोलो जमीन, वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसका ये, इसको कहते हैं कंडक्शन ए फेज, जब द पेशेंट कैन नॉट रिपीट आफ्टर यू। ठीक है। ग्लोबल एफेजिया में ये सारे मसले होंगे, ब्रोकस भी इन्वॉल्व होगा, वर्निक्स भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हम एन्यूरिज्म, और फिर ये इस पे ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। तो ये हमने अभी बात की, सेकुलर एन्यूरिज्म होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बेरी एन्यूरिज्म। और ये अकर एट बाइफर्केशन ऑफ सर्कुलोविली, इनकी पोजीशंस हैं। ये मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा कॉमनली। तो ये कौन सी डिजीज आपने देख लिया, सबसे ज़्यादा कॉमनली दे अकर, मोस्ट कॉमन पोजीशन इनकी क्या है? द मोस्ट कॉमन पोजीशन इज जंक्शन ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग एंड एंटी सेरेब्रल आर्टरी, यहाँ पे सबसे कॉमनली मिलेंगे आपको। एसोसिएशंस आपने मुझे बता दी, एडीपीकेडी, एहलेडेनलोस, मार्फन। ठीक है। अदर रिस्क फैक्टर्स भी हैं, एडवांस एज में बन सकते हैं, हाइपरटेंशन में, स्मोकिंग में। ठीक है। ज्यादातर साइलेंट होते हैं क्लिनिकली, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमने अभी देखी, सब एरेक्नोइड हेमरेज होगा, वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, और थंडर क्लैप हेडेक, और उसी के हवाले से इट विल प्रोड्यूस फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। ठीक है। लेकिन ये, एक तो इन्होंने कॉम्प्लिकेशन की जब फट गए, फटे बगैर भी कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इनकी पोजीशन क्या है सर्कुलोविली में, किसी आर्टरी को कंप्रेस, किसी नर्व को कंप्रेस कर सकते हैं। और जो आपको एक यूवर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा नजर आएगा कंप्रेस करते हुए स्ट्रक्चर को, वो आपको ये वाला नजर आएगा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो याद है मैंने आपको जब बताया था, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को कंप्रेस करें तो थर्ड क्रेन नर्व पाल्सी हो जाती है। तो ब्लोन प्यूपिल, डायलेटेड प्यूपिल विथ डाउन एंड आउट आई। तो ऐसी है, तो आपने सोचना ये तो है क्रेन नर्व थर्ड पाल्सी, तो उसकी एक वजह एन्यूरिज्म भी हो सकता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का। इसी तरह से सबसे कॉमनली आपको नजर, जो स्टेटिस्टिक्स में आपको नजर आएगा, वो एंटी कम्युनिकेटिंग का है। और एंटी कम्युनिकेटिंग पे कंप्रेशन, याद रखिएगा, एंटी कम्युनिकेटिंग बिल्कुल करीब होती है कायाजम के, ऑप्टिक कायाजम। तो ऑप्टिक कायाजम पे जब कंप्रेशन होगी सैकुलर एनेरिज्म की वजह से, तो बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया होगा। ठीक है। बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया होगा।
compression of optic chiasm, तो it will produce visual acuity defect। और अगर ये यहाँ से रप्चर हो गया तो आपके इस्कीमिया एंटीसेरेब्रल आर्टरी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो हमने देख लिया। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी पे अगर हो तो वो रप्चर होकर इट विल कॉज इस्कीमिया इन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपकी कॉन्ट्रालेटरल अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज, सॉरी अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर फेस हेमिपेरेसिस। तो ये आपने याद रखना है। एंटीर कम्युनिकेटिंग पे हुआ तो ये जरूरी नहीं बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया में आपने सिर्फ यही सोचना है, कोई अडल्ट पेशेंट आ गया है तो आपने सोचना है कि यार ये तो वही पिट्यूटरी एडिनोमा होगा, तो नहीं, साइक्लो एनालिज्म से भी होता है। और बच्चों में अगर बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हो तो आपने क्रेनियोफेरेंजियोमा सोचना है, ट्यूमर बच्चों में मशहूर ट्यूमर है। आगे ट्यूमर्स पढ़ेंगे हम। तो अब आ जाते हैं इस पे, ये चारकोट बुशर्ड एन्युरिज्म। तो याद रखिएगा, कॉमन एसोसिएटेड विद क्रॉनिक हाइपरटेंशन, स्मॉल वेसल्स को अफेक्ट करता है, लेंटिकोस्ट्राइड आर्टरीज को, बेसल गैंग्लिया को जो सप्लाई करती हैं थैलेमस को। और ये हेमरेज होगा तो इंट्रापेरेन्काइमल स्ट्रोक होगा, जो कि मैंने आपको सीटी स्कैन पे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया था। ठीक है, लास्ट टॉपिक टुडेज लेक्चर, फीवर वर्सेस स्ट्रोक, फीवर वर्सेस हीट स्ट्रोक। तो याद रखिएगा, फीवर की वजह है जब आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई फॉरेन एजेंट आता है, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन विच रिलीजेस साइटोकाइन। तो साइटोकाइंस आपके थैलेमस का जो सेट पॉइंट है वो बढ़ा देती हैं, विच कॉजेज फीवर। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर इट इज यूजली बिलो 40। इसमें आपको फिट्स हो सकते हैं, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। मैनेज कैसे करते हैं फीवर, आप उसको एस्टिमिनोफिन दे देते हैं या एनसेट्स देते हैं ताकि वो उसका बुखार ठीक हो जाए। ठीक है, और अगर जरूरत हो तो एंटीबायोटिक दे देते हैं। आप इसका फीवर सेटल करेंगे तो इसकी जो सीजर्स हैं खुद ही सेटल हो जाएंगे। फिर दूसरी कंडीशन है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में वजह ये साइटोकाइन नहीं है, वजह है कि आपकी बॉडी हीट रिलीज ही नहीं कर पा रही, इन एबिलिटी टू डिसिपेट हीट। ये बहुत ज्यादा गर्मी में, आपको पता है वो हुकूमत जब गर्मी तेज होती है तो वो अलर्ट जारी कर देती है जी, हीट स्ट्रोक हो रहा है, बाहर ना निकलें घरों से। स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, वे बताते हैं, तदाबीर बताते हैं कि जिसम ठंडा रखें, हवादार कपड़े पहने, ताकि आपकी बॉडी हीट डिसिपेट कर सकते। इसमें टेम्परेचर आपका 40 से ऊपर चला जाता है, और इतने शदीद टेम्परेचर पे आपकी बॉडी फंक्शन छोड़ जाती है, आपका सीनस डिसफंक्शन, कंफ्यूजन, रेब्डोमायलिसिस शुरू हो जाता है। और रेब्डोमायलिसिस की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, रेब्डोमायलिसिस की वजह से भी, और सवेयर हीट में डिहाइड्रेशन की वजह से भी। ARDS DIC ये कॉम्प्लिकेशन है हीट स्ट्रोक की। ठीक है, मैनेज कैसे करना है, कूलिंग, रैपिड कूलिंग करें, रिहाइड्रेशन करें, अगर डिहाइड्रेशन हुई हुई है इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट करें। तो ये फर्क है बिटवीन हीट स्ट्रोक एंड फीवर। अब बस कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। हम्म। ये ले जी, ये आपका पहला सवाल। Dr. Nakshap says it is B.
डॉक्टर तैमूर ऑल्सो सेज बी। आप दोनों सेरेब्रल वेसोस्पैज्म कह रहे हैं। और आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपको किस लेवल का लग रहा है, कौन से तरह का इंट्राक्रैनियल हेमरेज लग रहा है आपको? बल्कि मेंशन हुआ हुआ है यहाँ पे सब एरेक्नोइड हेमरेज है। तो ये देखें, अभी हमने बात की और इसमें देखें इसका वेंट्रिकल लार्ज हो गए हैं, इसका मतलब इसको हाइड्रोसेफलस हो गया। और मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोसेफलस की वजह होती है सब एरेक्नोइड स्पेस जब बंद हो जाती है। तो इसका सही आंसर ई है। ठीक है, तो ये देखें आप, ई इज द राइट आंसर। ये एरेक्नोइड ग्रैनुलेशंस बंद हो जाती है ना जब ब्लड सेल्स फंस जाते हैं बीच में, तो दिस लीड्स टू हाइड्रोसेफलस। ये चेक करें। अच्छा, एक आंसर आ गया है ए। डॉक्टर नक्शब का भी आंसर सुन लेते हैं। ए ही जी, ये बड़ी टिपिकल प्रेजेंटेशन है अब्यूजिव हिस्ट्री की। और ये इन पेरेंट्स के पास और कुछ नहीं होता कहने को, ये कहते हैं हमारा बच्चा बेड से रोल होके गिर गया। बड़ी ही लेम किस्म की हिस्ट्री देते हैं, फजूल किस्म की। तो उससे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। और उससे उससे बड़ा प्रूफ ये जो सब ये रेटिनल हेमरेजेस हैं, ये इसका प्रूफ थे, बायलैटरल रेटिनल हेमरेजेस। तो ये चाइल्ड अब्यूज है ये क्लियरली। आपको एथिक्स के सवाल मिलेंगे इस तरह के, तो उसमें ये पिक करनी होती हैं चीजें। ये देखें, ये जब बच्चे को ऐसे शेक करते हैं ना, तो ब्रिजिंग वेसल फट जाती है और ये रेटिनल हेमरेजेस ऐसे नजर आते हैं। ठीक है। और यहाँ ये भी बड़े चाइल्ड अब्यूज में पोस्टीरियर रिब फ्रैक्चर्स भी मिलते हैं आपको, ये अच्छा हुआ ना तस्वीर में, पोस्टीरियर रिब फ्रैक्चर्स भी इसमें मिल जाते हैं। तो ये गेन फ्रेंजिक वाली चीज, ये सबड्यूरल हेमरेज ऐसे दिखता है। ये एक्यूट सबड्यूरल हेमरेज है, वो क्रॉनिक। ये ट्राई करें आप जरा। अच्छा जी। हाँ जी, सी आंसर है, ये एपिड्यूरल हेमरेज है, क्योंकि इसको लूसिड इंटरवल आपको नजर आ गया। तो ये सी आंसर था। देख रहे हैं तीन तरह के हेमरेजेस, ये एपिड्यूरल बोन ड्यूरा के बीच में, ये सबड्यूरल, और ये सब एरेक्नोइड। ये देखें सब एरेक्नोइड कैसे उसकी सल्काए गहराई गहराई में फैल गया। तो ये कह रहे हैं डी। तो जी हाँ, ऑनसेट सवेयर हेडेक है। और ये आपका सब एरेक्नोइड हेमरेज ही है। ठीक है।
और चूंकि इसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज थी, लाइकली इसका सेक्युलर एनेरिज्म फटा है, जिसकी वजह से इसको ये हो गया। डॉक्टर नक्शब सेज ए। अच्छा। अच्छा, ये जो कैवर्नस हेमेंजियोमा है ना, ये हमने डिस्कस नहीं किया। ये बेसिकली एक ना गुच्छा बन जाता है आर्टरीज का, बड़ी एक डेलिकेट आर्टरीज का ट्यूमर होता है। और ये हमने खैर अभी डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए ये बनता नहीं है सवाल अभी, लेकिन इसका आंसर है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। ठीक है। ये वैस्कुलर मैलफॉर्मेशंस ही होती हैं, दे अकर इन द ब्रेन पेरेन्काइमा, इसलिए जब फटती हैं तो दे कॉज इंट्रासेरिब्रल या इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज। ये शो किया वैसे। ये वाला जरा देखें, फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ इसकी, पहले इसको देख लें आप। तो ये अब ऑप्शंस देख लें आप। ये आपके ऑप्शंस हैं। एच कह रहे हैं डॉक्टर नक्शब, दोनों एच कह रहे हैं। रप्चर ऑफ सैकुलर एन्यूरिज्म। मैं भी जरा पढ़ लेता हूँ सवाल में, मैं क्या आंसर लगाऊंगा इसका। हम्म, ठीक है। तो यस, आंसर एज ही है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि सेकुलर एनोरिज्म और एज के साथ और हाइपरटेंशन के साथ भी एसोसिएशन है इसकी। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगली क्लासेस भी लंबी हुआ करेंगी थोड़ी, क्योंकि सिलेबस रहता है और ख़त्म करना है उसको टाइम से। तो सी यू फिर इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर योर अटेंडिंग, and thank you very much for being interactive throughout the lecture. See you tomorrow. Allah Hafiz.